गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। तो आज फ्रेंड्स 14 मई का दिवस है। आज 14 मई को हमारे जो मार्क एलियट जुकरबर्ग है उनका जन्म हुआ था। मार्क एलियट जुकरबर्ग 1984 में अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इन्हीं के द्वारा 2004 में फेसबुक प्रारंभ किया गया था। फेसबुक एक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, इसका प्रारंभ किया गया था। और फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तो यहाँ पर कोई प्रश्न आ सकता है कि भाई फेसबुक किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वो किया गया मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, मार्क एलियट जुकरबर्ग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका बर्थडे क्या है? 14 मई। सभी तथ्य परीक्षा उपयोगी फ्रेंड्स। 14 मई 1984 को इनका जन्म हुआ था। फेसबुक जो प्रारंभ कब से हुआ फ्रेंड्स? तो 2004 से। देखिए ये मेमोराइज हमें करना है। ये 14 फरवरी 2004 से हुआ था। 4 फरवरी 2004 से प्रारंभ हुआ था। देखिए अब इनका बर्थडे क्या है, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था मार्क जुकरबर्ग जिनने प्रारंभ किया फेसबुक, जिनको जनक माना जाता है फेसबुक का, उनके जन्म के 20 वर्ष पश्चात 94 हो जाएगा और 2004 यानी 20 वर्ष की आयु में इन्होंने 14 मई को इनका जन्म हुआ था 1984 को, अपने जन्म के 20 वर्ष पश्चात फेसबुक को प्रारंभ किया। तो इस तरीके से हम तथ्य को मस्तिष्क में रखेंगे तो हमें एक दूसरे से रिलेट करके तथ्य आसानी से याद हो जाएंगे और लंबे समय तक हमारे मेमोरी में रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए कब से प्रारंभ हुआ फेसबुक? तो 2004 से। और किसके द्वारा प्रारंभ किया? मार्क एलियट जुकरबर्ग के द्वारा। मार्क एलियट जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उनका जन्म 14 मई को हुआ था, आज के दिन। और उनके एक अन्य तथ्य यहाँ पर है कि प्रवासी दिवस भी 14 मई को मनाया जाता है। प्रवासी डायस्पोरा भी कहा जाता है प्रवासियों को, जो अपना देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में रहते हैं। जिस देश में उनका जन्म हुआ है, किसी भी कारण से जो अन्य देश में रहते हैं, चाहे व्यवसाय करने जाएं या किसी अन्य कारण से वहाँ जाएं, अध्ययन करने जाएं और वहीं की नागरिकता अगर वो ले लेते हैं, वहीं रहते हैं, तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट इन्हें कहा जाता है। डायस्पोरा भी कभी कभी, डायस्पोरा शब्द का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता है। ठीक है। RA होगा फ्रेंड्स, DIASPORA, डायस्पोरा, DIASPORA, डायस्पोरा यानी कि प्रवासी। ये समाचार पत्रों में बार बार ये शब्द सुनाई देता है, समाचार में सुनाई देता है डायस्पोरा। ठीक है। तो माइग्रेंट या डायस्पोरा। प्रवासी दिवस भी 14 मई को मनाया जाता है। तो जो प्रवासी दिवस है और जो मार्क जुकरबर्ग का जन्म दिवस है, बर्थडे है, वो समान है 14 मई। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक ऐसी साइट बनाई, सोशल नेटवर्किंग साइट, जिससे सभी देश के व्यक्ति आपस में मिल गए, संपर्क में आ गए। ठीक है। और जो प्रवासी थे वो भी अपने देश वालों से मिलना चाहेंगे, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से मिले। ठीक है। तो उनके जन्म के दिन ही प्रवासी दिवस भी है और उसी दिन उस व्यक्ति का भी जन्म है जिसने एक ऐसी नेटवर्किंग साइट बनाई जो सभी व्यक्तियों को विश्व भर में आपस में जोड़ता है, संपर्क में लाता है। तो 14 मई को प्रवासी दिवस और मार्क एलियट जुकरबर्ग का क्या है? जन्म दिवस है, जिनने फेसबुक को प्रारंभ किया और फेसबुक का जनक जिन्हें मानता है। और फेसबुक का प्रारंभ फरवरी 2004 से। उनके जन्म के 20 वर्ष होता है, यानी कि 20 वर्ष के आयु में उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त करी।
तो एक अन्य तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो परीक्षा उपयोगी है काफ़ी और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमें फ्रेंड्स अध्ययन के दौरान, क्योंकि एक लंबी अवधि तक हमें अध्ययन करना होता है, वर्तमान समय में जो कंपटीशन का युग है, काफ़ी कंपटीशन वर्तमान समय में है, तो हमें लंबे समय तक अध्ययन करना होता है। एक इंटरेस्ट क्रिएट करके हमें अध्ययन करना होता है, ताकि हम लंबी तैयारी कर सकें और लंबे समय तक कर सकें और एक सिस्टमेटिक वे में तथ्यों को मस्तिष्क में बैठा के सफलता को प्राप्त कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये स्नैक है। स्नैक मैंने होता है फ्रेंड्स सांप, SNAKE स्नैक। और यही स्नैक SNACK कर दिया जाए, SNAKE है स्नैक, तो ये स्नैक्स जो हो जाता है नाश्ता हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ को चेंज क्या किया गया है, SNA, तो सांप, जो सांप की स्पेलिंग है, जो नाश्ते की स्पेलिंग है, नमकीन की जो स्पेलिंग है, SNA इसमें कॉमन है, SNA। ठीक है, यहाँ CK कर दिया और यहाँ KE कर दिया, वो इतना है। इस जो SNAKE स्नैक वाले सांप है, ठीक है, तो इस के को हमने इधर ले आए लास्ट में और बीच में यहाँ C रख दिया, तो ये क्या हो गया, नमकीन हो गया। और एक स्नैक और यहाँ को, और इसी स्नैक SNECK, इस सिट का नहीं होता है, जो कुंडा जो होता है, जो लॉक लगाया जाता है घरों में, पारंपरिक जो लॉक होते हैं देहातों में, हमारे गाँव में, तो उन्हें स्नैक सिटकनी कहते हैं। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, SNACK, तो नमकीन हो गया। क्यों यहाँ पर हमने क्या चेंज करना है, ए की जगह ई कर देना है, ये ए को हमने ई कर देना है, बस ये ए को हमने ई कर दिया तो सिटकनी हो गया, सांगल जिसे कहते हैं। जो हमारे पुराने जो हमारे घर होते हैं हमारे गांव में, तो वहाँ इसका इन प्रकार के जो दरवाजों को बंद करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है लॉक के रूप में, तो उन्हें सिटकनी या सांगल कहा जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड, नाश्ता SNACK स्नैक, स्नैक्स जिसे हम कहते हैं नाश्ता, उसके केवल इस ए को हमने ई बना दिया तो सांगल सिटकनी हो गया। ये नाश्ता है, ये लॉक बन गया, केवल हमने ए को ई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे जो स्नैक की स्पेलिंग है सांप मन SNAKE, SNA तो सेम रहेगा, यहाँ KE कर दिया, यहाँ CK कर दिया। ठीक है, और SNEAK, अब इस C को आप चेंज करके SN, जो सांगल की स्पेलिंग थी, इस C को आप चेंज करके A कर दीजिए यहाँ पर, SNEAK, तो इसका मतलब हो जाता है उचक्का या कायर। ठीक है फ्रेंड्स, SNEAK, SNECK, तो सिटकनी या सांगल हो गया। अब स्नैक, और इसी में हमने क्या किया फ्रेंड्स, SNE तो सेम रहा, ये C को हमने केवल A कर दिया, KC रहा, तो स्नैक ये क्या हो जाएगा, उचक्का या कायर। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इससे पूर्व में कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 बताया था, जिसमें कि बताया था कि जो है क्या क्या उसमें दिया गया है, क्या क्या अनुच्छेद है, किस किस चीज़ से संबंधित है। तो क्या पार्ट 1 में क्या होना चाहिए भैया, पहले तो जिस देश के लिए संविधान बन रहा है, देश की भूमि होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, क्या क्षेत्र है वही उसमें है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, और उसका नाम होना चाहिए क्या होगा, और नए राज्य कैसे सम्मिलित किए जाएंगे, बाहर के राज्य कैसे सम्मिलित किए जाएंगे, और नामों में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, यही सब कुछ हमारे भाग 1 में है। तो उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, अगर हम भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो अगर लॉजिकल वे में अगर हम देखें, तो हमारे पास क्षेत्र हो गया, कौन कौन राज्य होंगे, कैसे राज्यों का गठन होगा, और कैसे राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। ये हमारे भाग 1 में आता है कि क्या कौन कौन राज्य होंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब फेसबुक का नया नाम मेटा होने जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
और फेस मार्क है इसका पूर्व में, प्रारंभ में इसका नाम फेस मार्क था, उसके बाद फेसबुक पड़ा, अब इसका नाम मेटा, इसका मेटा होने जा रहा है, META, फेसबुक का नाम। ठीक है फ्रेंड्स। और 2004 में प्रारंभ हुआ, और 2005 में क्या प्रारंभ हुआ हमारा, यूट्यूब। ठीक है, ये सभी तथ्य हमें मेमोराइज करने हैं और अवेयर रहना है इन तथ्यों के विषय में। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि भाग 1 जो है भारतीय संविधान का, भाग 1, तो एक में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर एक लॉजिकल वे में जब भी हम अध्ययन करें तो लॉजिकल वे में समझने का प्रयास करें कि जो भी लिखा है वो क्या सही लिखा है, क्या वही होना चाहिए था। अगर हम उस लॉजिकल वे में उस चीज़ को बनाते तो क्या हम भी वही लिखते, या किस कारण वो लिखा गया है। तो इस तरीके से अगर हम अध्ययन करते तो अध्ययन काफ़ी रोचक हो जाता है और मस्तिष्क में इसे रखने में, तथ्यों को रखने में और कॉन्सेप्ट को रखने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो भाग 1 में क्या होना चाहिए संविधान के, कि भाई जगह क्या है, उस जगह का नाम क्या है, क्षेत्र क्या है, कितना क्षेत्र है। ठीक है। और अगर नया क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, अपने ही क्षेत्र जो है, माना ये देश है, ये हमारा देश है। ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा इंडिया है, ये इस तरीके से जो हमारा इंडिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इस तरीके से जो ये इंडिया है हमारा, इसमें ये जो ये तो हमारे संविधान की बात हो रही है, भारतीय संविधान की। तो ये इसका ये जो क्षेत्र है ये किस में आएगा, भाग 1 में। ठीक है। अब इसके क्षेत्र से कुछ नया क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से पृथक करके उत्तराखंड बना दिया गया, ये कैसे बनाया जाएगा। ठीक है। और इसको कैसे सम्मिलित किया जाएगा, कैसे इसका नाम रखा जाएगा, क्या नाम होगा, कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी, ये सब कुछ किस में है, भाग 1 में। और होना भी भाग 1 में चाहिए था फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर नया स्टेट आ रहा है तो वो किस अनुच्छेद में आएगा, कैसे उसे लाया जाएगा। माना जैसे सिक्किम को भारतीय संघ में, भारत में सम्मिलित किया गया 1975 में, तो बाहरी क्षेत्र वो किस प्रकार लाया जाएगा, ये सभी प्रावधान भाग 1 में है। और 3 में है कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा, 2 राज्यों के कुछ हिस्से को मिलाकर नया राज्य कैसे बनाया जाएगा, और 2 राज्यों को मिलाकर के कैसे नया राज्य बनाया जाएगा, और किसी राज्य के किसी विशेष हिस्से को पृथक करके कैसे राज्य बनाया जाएगा, क्या नाम होगा उसकी, क्या सीमा होगी, ये है, ये भी भाग 1 के अनुच्छेद 3 में है। और 4 में ये दिया गया है कि भाई जो भी ये राज्यसभा में जो सीटें होती हैं अनुसूची के, चौथी अनुसूची के अनुसार जो प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, उसमें भी जो है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो उसे समझें और उसे स्वीकार करें, इस प्रकार की भाषा जो है पार्ट 1 के भाग 4 में है। और इसके संबंध में जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं आगे वीडियो में क्लियर करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब तो आज हम देखते हैं पार्ट 2, यानी भाग 2 भारतीय संविधान। तो फ्रेंड्स, पहले में तो कैसे राज्य बनेगा, क्या राज्य होगा, क्या सीमा होगी, क्या नाम रखे जाएंगे राज्यों के, ये आ गया। अब दूसरे में क्या होना चाहिए कि उस राज्य में कोई रहेंगे ना व्यक्ति, तो किन व्यक्तियों को वहाँ का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान आ गए 2 में, और होना भी 2 में ही चाहिए था फ्रेंड्स। अगर एक लॉजिकल वे में अगर हम सोचें तो 2 में जो नागरिकता रखी गई है बिल्कुल सही रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद है 5 से 5 to 11, 5 से 11 तक अनुच्छेद ये भाग 2 में है, जो नागरिकता से संबंधित है, भारत में नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब इसमें प्रश्न आता है कि भाई भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता। ठीक हो गया। अनुच्छेद क्या है, 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद। 5 में क्या आएगा फ्रेंड्स, तो भाग 2 में तो नागरिकता आ गई, भाग के हिसाब से देखें तो भाग 2 में आना चाहिए था, आ गई नागरिकता की, भाई भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। अब जो इसका अनुच्छेद 5 है, इसमें क्या होगा, प्रारंभ, जो पहले उसी को लिया जाएगा ना जो आपको संविधान निर्माण कर रहे हैं, इस तरीके से आप समझें कि उन्हीं को ले लिया गया कि भाई प्रारंभ में नागरिक, जैसे ही संविधान लागू हुआ तो उस समय जो नागरिक थे वो नागरिक माने जाएंगे भारत के। ठीक है। प्रारंभ में नागरिक। 6 में क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 6 में क्या आएगा,
जो पाकिस्तान से आए, उसमें विभाजन हुआ था, जो पाकिस्तान से आए, बगल में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान। और साथ में क्या आएगा, जो भारत से पाकिस्तान गए, उनके जो यहाँ नागरिकता संबंधी प्रावधान है, उनके संबंध में जो उनके यहाँ अधिकार है, ठीक है, वो आ गए। और 8 में क्या आएगा फ्रेंड्स, जो बाहर की भारत के नागरिक जो विदेशों में निवास करते हैं। देखो एक क्रम से ही जो चीजें दी गई हैं बिल्कुल सही दी गई हैं, एक तथ्य क्या कहेंगे इसे, लॉजिकल वे में दी गई है। देखो 5 में तो जो प्रारंभ में भारत का नागरिक था, संविधान के प्रारंभ होते हुए वो भारत का नागरिक होगा, तो 5वां आ गया। 6वां आ गया कि भैया जो पाकिस्तान से आया है जो वो भी नागरिक माना जाएगा, उसकी नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, उससे संबंधित प्रावधान। 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गया व्यक्ति विभाजन के समय, वो आ गया। 8 में जो विदेश में रह रहा है, इंडियन ओरिजिन का जो व्यक्ति है, विदेश में निवास कर रहा है, उसकी नागरिकता संबंधी। 9 में जिसने स्वेच्छा से भारत की विदेश की नागरिकता ले ली, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी इच्छा से जिसने विदेश की, ये तो रह रहा है भारतीय विदेश में, इसकी नागरिकता संबंधी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये तो रह रहा है ना, और इसने नागरिकता ले ली है उन्होंने, तो इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत से। अब 10 में क्या आ गया कि नागरिकता के संबंध में नागरिकता बने रहेगी, एक शब्द दे दिया है कि नागरिकता बने रहेगी, सिटीजनशिप संबंधी जो अधिकार है नागरिकों के वो बने रहेंगे। इसके बाद आगे आपने यहाँ ले ली 9 वाले ने, इनकी तो नागरिकता समाप्त होगी, और जो भारत में है उनकी बनी रहेगी। और 11वां आ गया कि संसद द्वारा आवश्यक समयानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं नागरिकता में, ठीक है ना। तो एक सिस्टमेटिक वे में आप देखें तो जो भी भाग 2 में नागरिकता को देना प्रासंगिक और बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि जमीन होने के बाद या कोई भूमि होने के बाद कि क्षेत्र विशेष में देश बसाने के लिए पहले तो भूमि चाहिए, क्या क्षेत्र होगा, क्या नाम होगा, ठीक है। जैसे कि पार्ट 1 में है अनुच्छेद 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, वहाँ बसने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो भाग 2 में नागरिकता आना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या आता है 5 में, भाई जो हैं उसमें संविधान निर्माण कर रहे हैं, जो भी रह रहे हैं प्रारंभ, वो नागरिक माने जाएंगे अनुच्छेद 5 में। और 6 में भाई जो पाकिस्तान से आगे उनको हम प्राथमिकता देंगे कि भाई आप भी नागरिक हो, उनके क्या प्रावधान है, क्या क्या अधिकार है, वो भी नागरिक माने जाएंगे। अधिकार तो समान ही होंगे भारतीय नागरिक पे, लेकिन कुछ इसमें जो भी प्रावधान होंगे वो दिए जाएंगे, कुछ विशिष्ट अगर वहाँ पर तथ्य होंगे। अब तो साथ में देखा जाएगा भाई जो चले गए इंडिया से पाकिस्तान को ही, लेकिन हाँ फ्रेंड्स पाकिस्तान को, तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अन्य क्या प्रावधान होंगे साथ में। 8 में भाई जो बाहर रह रहे हैं, ये तो भारत पाकिस्तान से संबंधित, और 8 में जो अन्य जगह भारत ओरिजिनल वाले में जो थे तो मूल रूप से भारत के, लेकिन अब विदेश में रह रहे हैं। और 9 में रह तो रहे थे, अब इनने क्या करा, जिसने वहीं की नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10 में क्या आएगा, जो भारत में है नागरिक उनके नागरिक संबंध बने रहेंगे अधिकार। 11 में संसद इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते। तो बार बार इस वीडियो को आप देखिए फ्रेंड्स, और समझने का प्रयास कीजिए, तो ये संबंधित अनुच्छेद भाग और अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और आप एक सटीक सही उत्तर आप परीक्षा हॉल में दे पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपको प्रेजेंट करते रहूँगा फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बार बार देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब रीजनिंग का एक प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमको फिगर दिया रहता है, तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि भाई इसमें स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इसमें हमने पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं लेकिन इस संबंध में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि
लगातार आप देखिए वीडियोस को, लगातार समझने का प्रयास करें। और क्योंकि सभी विषयों को हमने देखना होता है, तो ऐसी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क विभिन्न विषयों के क्वेश्चन को फेस करने में सक्षम हो समान समय अवधि में। यानी कि जो परीक्षा का जो हमारा अवधि होती है 1 घंटा, उसमें क्योंकि हमें फेस तो मैथ्स भी रीजनिंग में सभी करने होंगे, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हम विशेष अवधि में सभी विषयों को और उनसे संबंधित प्रश्नों को फेस कर सकें और हल कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर है फ्रेंड्स। तो इसमें स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रो और कॉलम में अगर संख्या बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 1 स्क्वायर, जितने ये नंबर हैं 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, तो नंबरिंग कर देनी 1 2 3, तो सबके स्क्वायर कर देने हैं और इनको जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ वो कितने स्क्वायर हो जाएंगे फ्रेंड्स, 15 स्क्वायर इस फिगर में हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। विकर्णों की संख्या निकालने को भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये जो एक फिगर दिया गया, इसमें विकर्णों की संख्या क्या है, डायगोनल से नंबर ऑफ डायगोनल कैसे हम इसमें निकालेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ नहीं कर, ये तो फ्रेंड्स ये तो एक जो है सीधे सरल फिगर है। डायगोनल के रिपेक्ष में अगर हम देखें तो इसमें हम बता सकते हैं सीधे इसमें 2 डायगोनल्स होंगे, लेकिन षष्ठभुज अष्टभुज आकृति में कितने डायगोनल होंगे, इस प्रकार के अगर प्रश्न हम फेस करते हैं, एक पारंपरिक प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, n-3/2 कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा उसे सॉल्व करने का वो डायगोनल से किया विकर्णों की संख्या होगी। जैसे अब यहाँ पर का उदाहरण लेके मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड्स। ये है चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज है तो ये कितना हो जाएगा, n=4 हो गया। ठीक है। और n-3, 4 में से 3 हमने माइनस किया फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1/2, 2 2 जा 2, यानी कि यहाँ पर डायगोनल से कितने हो गए फ्रेंड्स, 2 डायगोनल से, यानी कि विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या हमने निकालने के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूले का हमने यूज करना है। चाहे षटभुज हो, अष्टभुज हो, कितनी भी भुजाएं हों, उसमें देखो जिसको हम देख पा रहे हैं सीधे सरल है, वो तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं कितने डायगोनल है। लेकिन अष्टभुज षष्ठभुज अगर इस प्रकार की प्रश्न आते हैं कि इसमें कितने डायगोनल होंगे, तो इसके लिए जितने भुजा कहेगा वो हो जाएंगे n हमारे। ठीक है। जैसे 5 भुजा होना है तो 5 यहाँ पर n=5 हो जाएगा। तो इसमें डायगोनल 5 भुजा वाली आकृति में डायगोनल से संख्या, तो n कितना हो गया फ्रेंड्स, 5, n-3 यानी कि 5 - 3 2/2, यानी कि इसमें कितने होंगे, 5 भुजा वाले में डायगोनल्स की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। 5 भुजा वाला ये जो होगा फ्रेंड्स, ये आकृति जो होगी, ये डायगोनल हो गया, ये हो गया इस तरीके से फ्रेंड्स, ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें डायगोनल्स की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को, और आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका ये फॉर्मूला करेगा। यही इस प्रकार का अध्ययन, इस प्रकार से अध्ययन या इस तरीके से अध्ययन आपके लिए उपयोगी होगा और आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता में सहायक होगा। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है, तो बार बार मेरे चैनल को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार के उपयोगी वीडियोज़ मैं बार बार आपको प्रेजेंट करता रहूँगा। चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।